गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रौनक गर्ग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज मैं आपको इथिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। यदि व्यक्ति इथिक्स को अपने जीवन में उतारे तो इथिक्स उसके लिए एक बहुत ही अच्छी विषय है। और इथिक्स को पढ़ने से ज़्यादा वार्तालाप करके और अपने व्यवहारिक जीवन में उत्पन्न करके ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। इथिक्स को यदि आप रट्टाफिकेशन करोगे तो इथिक्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आप इथिक्स को एक व्यवहारिक जीवन अर्थात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति रोल मॉडल को देख के चलोगे तो आपको इथिक्स अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे आप गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री कृष्ण, इन सबको देखकर अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाओगे तो आपको इथिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक बात अवश्य ध्यान रखना कि इथिक्स में जब भी आंसर देते हैं या कुछ भी करते हैं तो साथ में एग्जाम्पल ज़रूर दें। एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि आपके वाक्य को खूबसूरती प्रदान होती है और आपके तथ्य का सत्यापन प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज नीति शास्त्र स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नीति शास्त्र बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। नीति शास्त्र देखो, नीति और शास्त्र। नीति का अर्थ होता है कार्य करने का तरीका, मतलब नीति होता है एक प्लान। क्या अपनी प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब कार्य करने का तरीका। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन या विषय वस्तु, मतलब कार्य करने का जो अध्ययन होता है वही नीति शास्त्र होता है। देखिए फ्रेंड्स, नीति शास्त्र की डेफिनेशंस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होती है। तो हम सिर्फ एक डेफिनेशन को लेकर नीति शास्त्र को नहीं समझ सकते। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा तरीका ये नीति यानी कार्य करने का तरीका और शास्त्र यानी अध्ययन। तो नीति शास्त्र वह है जो कार्य करने के तरीके का अध्ययन बतलाता है। अब यदि से की किताबी डेफिनेशन देखें तो देखो, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो कि सम्यक व्यवहार से संबंधित संकल्पनाओं को निर्मित, विकसित व अनुशंसित करती है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, मतलब नीति शास्त्र एक है ना फिलोसॉफी का ही पार्ट है। फिलोसॉफी अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसी का एक छोटा सा अंग है नीति शास्त्र, उसकी एक शाखा है जो कि सम्यक व्यवहार। अब देखिए, जो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। जैसे सम्यक व्यवहार यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार का तात्पर्य होता है उचित व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार, किसी के प्रति अपन अच्छा व्यवहार करते हैं। उचित व्यवहार से संबंधित संकल्पनाओं को निर्मित, विकसित व अनुशंसित करता है। मतलब कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, मतलब फिलोसॉफी की वह छोटा सा एक अंग है जो कि सम्यक व्यवहार मतलब उचित व्यवहार से संबंधित संकल्पनाओं को निर्मित, मतलब जो संकल्पनाएं होती है उनको निर्मित बनाता है, उनको विकसित डेवलपमेंट करता है और उनको अनुशंसित मतलब क्रियान्वित करता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ये वाली बात बताई थी, नीति प्लस शास्त्र इक्वल टू कार्य करने का तरीका का अध्ययन। अब देखो सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार क्या होता है? सम्यक व्यवहार का तात्पर्य होता है उचित व्यवहार, वह व्यवहार जो समाज हित के साथ साथ व्यक्ति का हित भी अनुकूलन में हो। तात्पर्य है जो सामाजिक हित के साथ साथ व्यक्ति के स्वयं के हित को साथ लेकर चले, मतलब जहाँ पर दोनों का हित हो उसी को क्या कहते हैं? सम्यक व्यवहार। मतलब किसी का भी नुकसान नहीं हो और किसी को भी लाभ नहीं हो, मतलब दोनों को ही लाभ हो, ना एक पक्ष को ना देखकर चले, उसे कहते हैं सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार का तात्पर्य अपन सर्वोच्च शुभ से भी ले सकते हैं, सम्मम बोनम से भी ले सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी टर्म है जो यूपीएससी में पहले पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है मैं भी आरपीएससी में भी आ जाए। तो देखिए, सम्मम बोनम सर्वोच्च शुभ। सर्वोच्च शुभ का तात्पर्य वही होता है व्यक्ति का कल्याण प्लस समाज का कल्याण। और तात्पर्य कि जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का एक साथ भला हो। एग्जाम्पल आप रविदास के जीवन से भी ले सकते हो और कबीरदास के जीवन से भी ले सकते हैं। और आप कई आईएएस ऑफिसर के, जैसे समित शर्मा है, यदि आप जानते हो समित शर्मा ने जेनरिक मेडिसिन का किया था कि ये राजस्थान के अंदर जेनरिक मेडिसिन लेके आए थे जिससे लोगों का भला हुआ, इनका खुद का भला हुआ, इनका खुद का भला, इनकी आत्मसंतुष्टि हुई, इनका आत्मविश्वास बढ़ा, इनका समाज में सम्मान बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, तो इनका खुद का भला हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इनको तो लाभ हुआ ही हुआ, प्लस में जेनरिक मेडिसिन से समाज को भी लाभ हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब यदि अपन सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य से
देखें तो उच्चतम शुभ की अवधारणा को, ये एक सिविल सेवा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम शुभ की अवधारणा को परिभाषित करें। मतलब जो सर्वोच्च शुभ है, जो सम्मम बोनम है, सम्मम बोनम का तात्पर्य जो व्यक्ति और कल्याण, व्यक्ति का और समाज का दोनों का कल्याण लेकर चले। तो जैसे भूपेश चौधरी है, इन्होंने क्या कार्य किया, आप नेट पर सर्च करना, यदि आप किसी वर्ड से फैमिलियर नहीं होते तो अगर किसी वर्ड से आप अनफैमिलियर होते हो तो उस वर्ड से जरूर फैमिलियर हुआ करें गूगल की सहायता से। दिलीप सिंह IAS, उमाकांत राव, समित शर्मा, ईरा सिंघल, ऐसे कई IAS IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो आप घर पे जाके इनको जरूर देखें। अब आगे देखिए, नीति शास्त्र उचित व अनुचित व्यवहारों के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। देखो यह भी नीति शास्त्र की एक डेफिनेशन है। मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि नीति शास्त्र हर सब्जेक्ट अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार परिभाषाएं चेंज करता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, पहले क्लियर कर दूँ, बाद में आपको प्रॉब्लम आए कि इथिक्स का तात्पर्य ही नीति शास्त्र होता है, इसका तात्पर्य ही नैतिकता होती है। मतलब कि यदि आपको नैतिकता और नीति शास्त्र के बारे में अंतर ना बताए जब तक, तो आप नैतिकता और नीति शास्त्र को एक ही मानोगे। और आगे आपको मैं बता दूंगा कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, नीति शास्त्र उचित व अनुचित व्यवहार के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। नीति शास्त्र उचित व अनुचित व्यवहार के निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। मतलब नीति शास्त्र हमें एक बताता है अपना इथिक्स क्या होता है। देखो अपन खुद से सोच सकते हैं कि इथिक्स होती क्या है, कि जिससे अपन दूसरों का भला कर सके, अपने शिष्टाचार को ऊपर तक कर सके, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, हम पर लोग विश्वास करें, वही इथिक्स है। सिंपल सी बात है। लोग हमें गांधी जी को सब सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उन स्वामी विवेकानंद को सब सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हालांकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, कोई गांधी जी को पसंद करता है, कोई नाथुराम गोडसे को पसंद करता है, पर इसका तात्पर्य ये तो नहीं है ना कि गांधी जी स्वभाव से ही खराब थे, क्योंकि वह एक नैतिक व्यक्ति थे, वो नीति शास्त्र को अपनाते थे, वो उचित और अनुचित व्यवहार में निर्धारण में सहायता करते थे। अरस्तु ने कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसको अपने ज्ञान का पता होता है, तो नैतिक व्यक्ति वो है जिसको अपने अनुचित कार्यों का पता होता है। एक सिंपल सी बात है। तो आगे देखते हैं कि नीति शास्त्र नैतिक दायित्वों के अर्थ व न्यायोचितता को भी का भी एक अर्थ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अपने नैतिक दायित्वों को कैसे पूरा करें इसके बारे में नीति शास्त्र अपन को सिखलाता है। अब नैतिक दायित्व क्या होते हैं वो हम आगे आपको समझाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नैतिक कृत्य, यह है नैतिकता से संबंधित कार्य कि नैतिक कृत्य क्या होता है। सदा सत्य बोलो, एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल है सदा सत्य बोलो। अब अपने पास तीन डायमेंशन है। क्या क्या? उपयोगितावाद, अंतरचेतना और दायित्व है। समझना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि अपन नैतिकता को समझने के लिए इसके पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि नैतिक कृत्य, कि मैं ये कृत्य करना ही क्यों चाहिए। देखो, सदा सत्य बोलो एक डेफिनेशन है कि सदा सत्य बोलो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो भाई अपन सच बोल के क्या फ़ायदा होगा? इसके तीन दृष्टिकोण है। उपयोगिता, एक तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण, एक अंतरचेतनावादी दृष्टिकोण और एक दायित्व है। क्या? अगर उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार बोलेंगे कि सदा सत्य बोलो, कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो इसकी क्या उपयोगिता है? अगर हम हमेशा सत्य बोलेंगे तो समाज में अपनी व्यवस्था बनी रहेगी। मतलब लोग हमेशा सच बोलेंगे तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, कोई इलीगल कार्य नहीं होगा। लोगों को अगर अपन हमेशा सच बोलेंगे तो लोगों को हम पर विश्वास होगा। जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने जब कहा था अश्वत्थामा मारा गया, तभी द्रोणाचार्य को विश्वास हुआ, अन्यथा किसी और के कहने पर द्रोणाचार्य को कदापि विश्वास नहीं हुआ। श्री कृष्ण को वो छल्ली मानता था, तो श्री कृष्ण के कहने पर कदापि उसको विश्वास नहीं हुआ कि मतलब वो सही बोल रहा है। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा, और युधिष्ठिर ने जब बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, तब वो एक तरह से मतलब बौखला गए। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको उन पर विश्वास था कि ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। तो युधिष्ठिर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्लस लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। युधिष्ठिर को लोग हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। गांधी जी है, विवेकानंद है, उनको हमेशा लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। ये तो है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, विश्वास रहेगा, लोगों का सम्मान रहेगा, अपनी प्रतिष्ठा रहेगी समाज में। तो ये तो है सत्य बोलने के अपने फायदे। दूसरी बात एक होती है अंतरचेतना दृष्टिकोण,
कि अगर अपन झूठ बोलेंगे तो अपन को अंदर से गलानी आएगी कि यार अपन ने झूठ बोला, अपन ने किसी का बुरा किया, अहित किया, तो अपन को अंदर से गलानी आती है। तो उस गलानी से बचा जाता है। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए अंतरचेतनावादी दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। और दायित्व, जो नैतिक कृत्य यानी सदा सत्य वो लोग को हमेशा दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे कर्ण का दायित्व था कि उसको हमेशा दान देना था सूर्य उदय के समय। जब उसके कवच और कुंडल मांगे गए तो उसने बिना सोचे समझे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मतलब हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी एक नैतिक दायित्व है, चाहे जिस उससे किसी का अहित हो या अहित हो। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को मारने आ रहा है, तो यदि अपन किसी को बचाने की खातिर झूठ बोल देंगे, किसी को बचाने की खातिर अगर झूठ बोलेंगे तो अपन इसके खिलाफ तो जा रहे हैं, सदा सत्य बोलोगे, इस यूनिवर्सल ट्रुथ के खिलाफ तो जा रहे हैं, लेकिन अपन अंतर चेतना अपन को अंदर से गलानी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अपन किसी को बचाने के लिए अपन ने झूठ बोला है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अपन को गलानी नहीं होगी, क्यों? अपन ने ना दूसरे व्यक्ति का हित किया। लेकिन दायित्ववादी दृष्टिकोण से अपन गलत है। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने कर्तव्य का परिपालन नहीं किया। अपन को अपने कर्तव्य का परिपालन करना ही पड़ेगा, अपन को वहां पर सच बोलना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे नैतिकवादी कृत्य के दृष्टिकोण। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे चोरी करना पाप है या हमेशा अहिंसा। एक अच्छा एग्जाम्पल है अहिंसा, कि अहिंसा करना, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म रक्षिता, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जा सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन अहिंसा को लेके चलते हैं तो अहिंसा से अपन को क्या फायदा होगा? जैसे गांधी जी थे, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार, लोगों का विश्वास रहेगा, लोग अपन को अच्छी नज़र से देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि ये आदमी कभी जिंदगी में गलत कार्य नहीं कर सकता। अंतर चेतना, अपनी आत्मगलानी से बचेंगे, अपन को आत्म संतुष्टि होगी कि अहिंसा करने से लोगों की जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन दायित्व का तात्पर्य ये है कि अगर अपन कभी भी हिंसा नहीं कर सकते। दायित्व के हिसाब से अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च भी गलत है, कि अपन अगर अहिंसा परम धर्म है तो धर्म के अनुसार अपन हिंसा नहीं कर सकते, मतलब हिंसा करना ही पाप है। तो दायित्व के अनुसार हमको हमेशा ही अहिंसावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, चाहे यदि अपने परिवार को कोई भी संकट आए, अगर अपनी अहिंसा से अपन को अहिंसा से बचना ही पड़े, अपन को हिंसा से बचना ही पड़ेगा, चाहे उसमें अपने पूरा समाज की व्यवस्था खराब हो, कुछ भी हो, पर ये अपना एक दायित्व है, कर्तव्य है कि अपन हमेशा अहिंसा ही करेंगे। जैसे कि यदि अपन को पता है कि एक व्यक्ति है जो टेररिस्ट है, अगर वो अपनी आंखों के सामने से जा रहा है और अपन उसको मार सकते हैं, उसको मारने से लाखों लोगों की जिंदगी बच जाएगी, तो उपयोगितावादी, अगर अपन ने मार दिया तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से वो सही है, अंतरचेतनावादी दृष्टिकोण से सही है, लेकिन दायित्ववादी दृष्टिकोण से वह एकदम गलत है, क्योंकि उसने अहिंसा का पालन नहीं किया, उसने हिंसा का पालन किया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं आपका डाउट को जल्द से जल्द पूरा करने की